डाउनलोड नहीं किए सर। यार करूंगा कुछ ना कुछ। तो पहले मुझे हाँ जी, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। दोबारा को सर। हाँ सर। इधर देखिए, अपन ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लिया था। एक क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स deviating via angle 60 degree if 10 raised to power 4 particles deviated via 30 degree. मुझे क्या मालूम, सॉल्व कर। सर मतलब इंटीजर नहीं आ रहा है, आपने वो 15 डिग्री का फंसा दिया। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? सर मतलब इंटीजर नहीं आ रहा वो। सर खतरनाक आ रहा है। खतरनाक क्यों आ रहा है? सर साइन 15 की वैल्यू बताओ ना। यार नियरली 1/4 होती अरे है। सर √3 - 1/2 √2 का क्या करूं? भाई देख, मेरे को सर नहीं मालूम √3 है, - 1/2 √2 को 4 से रेस करना पड़ रहा है। अरे यार तुम इतना परेशान मत दो। साइन 15 डिग्री इज नियरली 1/4। मैं डेटा इस तरह से दिया है कि आप आराम से सॉल्व कर पाओ। सर 10⁻⁴/16 आ रहा है। ठीक है, तो 10⁻⁴/16। नीला भाई हाँ कहीं सर, दूर चांद पर पहुंच गया यार। 32,000 कहाँ से पहुंच गया तू? भाई बेसिकली क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स deviating through 60 degree by number of particles deviating to 30 degree will be equal to number of particles sin raised to power theta by 4 sin raised to power 30/2 raised to power 4 divided by sin raised to power 60/2 raised to power 4। तो ये कितना हो जाएगा? साइन ये 30 10 raised to power 4, तो n particles at 60 degree will be equals to 30 10 raised to power 4 sin 13/2 sin 15/4 मतलब 1 raised to power 4 की पावर 4 into sin 30 कितना होता है भाई?
sin 30 कितना सर होगा? हाफ by 2 हाफ ठीक है, हाफ, तो ये हो जाएगा 2⁴। तो आगे अपने आप आंसर आ जाएगा आई सपोज, मतलब ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 10⁴ डिवाइड बाय 2⁴, तो 1/16 इंटू 10⁴ सर 625 आता है। 625। चलिए क्लियर है ये चीज, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। yes sir अब बात करते हैं थ्योरी क्या थी, देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। According to him, the electron in an atom revolves around a positively charged region called nucleus। ठीक है, तो उसने कहा कि एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। देखो जब भी कभी कोई थ्योरी आती है ना, तो वो थ्योरी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है इस चीज से कि अभी सराउंडिंग्स क्या कह रही है, मतलब बाकी सब जगह क्या चल रहा है। यदि अभी यदि मान लो कोई थ्योरी आती है, और क्योंकि अभी पूरा एनवायरनमेंट कोरोना वायरस वाला है, तो जो भी कोई थ्योरी आएगी उसको कोई भी बंदा रिलेट करेगा तो कोरोना से रिलेट करने की कोशिश करेगा। तो जब ये मॉडल आया तो इन्होंने जो इसको रिलेट करने की कोशिश की, वो करने की कोशिश की प्लानिटरी सिस्टम से। एक सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वैसे ही एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। आर वी क्लियर? और सबसे जरूरी चीज, रदरफोर्ड ने एक चीज जो डिस्कवर की, जिसका पूरा क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है, और वो है न्यूक्लियस। देखिए प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट दो लोगों को जाता है, एक जाता है गोल्डस्टीन को और एक जाता है रदरफोर्ड को। पर गोल्डस्टीन इसके अंदर प्राइमरी वो माना जाता है, रदरफोर्ड नहीं माना जाता। रदरफोर्ड कुछ कुछ जगह लिखते हैं, बट ये प्रोटॉन के लिए उतना फेमस नहीं है, रदरफोर्ड इतना न्यूक्लियस के लिए। गोल्डस्टीन प्रोटॉन के लिए फेमस है क्योंकि इसने H+ की डिस्कवरी की। क्लियर है ये चीज? सर वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स को क्यों क्रेडिट नहीं मिला? यार देख क्या होता है ना, थ्योरी हमेशा उसको मिलती है जो थ्योरी प्रोपाउंड करने की स्टेट में होता है। भाई उसके स्टूडेंट गीगर की बात कोई नहीं सुनने वाला था, बात सुनी गई रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने कहा इसलिए लोगों ने माना। ये वैसा है भाई, जिसकी बात लोग मानते हैं ना उसके ही नाम पर थ्योरी जाएगी ना। भाई गीगर ये भी बोलता है ना कि गीगर कुछ भी चिल्ला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता until and unless the one responsible for everything says so। समझ में आ गया? अब इसके ड्रॉबैक्स हैं, और इसके ड्रॉबैक्स फिर काफी सारे, मतलब इसके ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं जरा। ड्रॉबैक्स, ये लगा था मैं कुछ सीख करती थी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए सबसे पहला ड्रॉबैक, और जो इकलौता मेजर ड्रॉबैक है, बाकी तो खतरा है, वो है इट डज नॉट ओबे मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, according to which
if an oppositely charged particle revolve around a charge center, it continuously loses energy, and if an electron does so, it should reduce its radius of circular motion continuously, therefore making a spiral path and falling in nucleus. मेरे में क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई? समझो इसने क्या बोला कि यदि आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है और इसके चारों तरफ आप एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहे हो, तो वो एक सर्कुलर पाथ नहीं लेके एक स्पाइरल पाथ लेगा। और वो स्पाइरल पाथ क्यों लेगा? क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है। भाई समझो, यदि इस पॉइंट पर इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है, आपने कहा कि वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, जैसे से वो कम होती जाएगी वैसे इसकी रेडियस कम होती जाएगी, जैसे से रेडियस कम होती जाएगी वैसे वैसे पाथ स्पाइरल होता जाएगा, और स्पाइरल होता जाएगा तो इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके कोलाइड कर जाएगा, और इसका टाइम पीरियड होगा 10⁻⁻8 सेकेंड, जो वेलोसिटी कैलकुलेट हुई उसके हिसाब से। मतलब जो रदरफोर्ड ने कहा वो बेसिकली मिनिएचर ऑफ थॉमसन ही हो जाएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक था एक, नहीं बोर ने कुछ नहीं कहा था, बोर ने नहीं, ये थ्योरी रदरफोर्ड ने थी। बोर तो शाना था, अभी जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है ना पूरे एटॉमिक सिस्टम में वो बोर है। सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। भाई समझो थॉमसन का मॉडल क्या था? थॉमसन का मॉडल था कि एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है, वेंकटेश एक मिनट, एक थॉमसन ने क्या कहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है, उस पॉजिटिवली चार्ज कोर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही एटम है। बहुत ही बढ़िया बात है। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एक एटम है उसमें एक न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली इसी पर फॉल कर जाना है तो लोग कर गया फॉल। तो पहले जो एटम इतना बड़ा था, अब वो न्यूट्रल एट जो कोर है वो इतना सा ही तो रह गया बस, और क्या है, बाकी तो सेम ही है। पॉजिटिव कोर है, उसके चारों उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो अभी भी वही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फॉल कर गया न्यूक्लियस के ऊपर। क्लियर है? प्रणव, हाँ वेंकटेश्वर, सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपन बात करेंगे ना धीरे धीरे करके, बोर मॉडल में बात करेंगे।
चलिए, अब इसके बाद जो थ्योरी आई वो थ्योरी आई बोर्स थ्योरी, फोर्स मॉडल। रुदरफोर्ड पूरा खत्म हो गया ना? बिल्कुल। बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल ने क्या बोला, उसने जो पूरी की पूरी थ्योरी थी रदरफोर्ड की, उस रदरफोर्ड की थ्योरी पे थोड़ा दिमाग लगाया और उसने एक चीज है जिसको बोलते हैं पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। स्ट्रॉन्ग assumptions। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग assumptions which cannot be bent। आगे समझ, इसमें क्या बोलता है वो, इसका ये बोलना था पोस्टुलेट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम revolve around nucleus in some specific path where they do not emit energy. Such orbits are called stationary orbits. Such orbits are called stationary orbits or discrete orbits or non-radiating orbits. ठीक है, अब ये पोस्टुलेट का मतलब समझो। इस पोस्टुलेट का मतलब है कि बोर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जब चक्कर लगाएगा तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और उस वक्त वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। इस पोस्टुलेट के बाद अब आप इसको मैक्सवेल वाला ड्रॉबैक नहीं दे सकते। मैक्सवेल का ड्रॉबैक अब इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। बात समझी? बात समझी? हेलो, नॉन रेडिएटिंग मतलब जब एनर्जी एमिट नहीं करेगा। रेडिएशन का मतलब होता है जब अपन कोई एनर्जी देते हैं ना, मतलब कोई एक बॉडी जब एनर्जी एमिट करती है वो पर वो कैसे, मतलब क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा की बात ही नहीं हुई। जब आपने पोस्टुलेट बोल दिया तो उसने अज्यूम कर लिया कि मैं ऐसा मानता हूं। जब मैं ऐसा मानता हूं तो उसके बाद आप इसके सवाल नहीं करोगे आपने ऐसा क्यों माना। मैं ऐसा मानता हूं मतलब मानता हूं। जैसे ये ऐसा कि आई बिलीव इन हिंदुइज्म, या आई बिलीव इन इस्लाम, आई बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, तो आई बिलीव इन इट, और उसके बाद मेरे जितने भी एक्शंस होंगे वो उस बिलीफ के ऊपर है कि भाई if I believe in Christianity, I go to churches, I don't go to mosques or I don't go to temples। तो उसके बाद ये सवाल नहीं बनेगा कि भाई आप टेंपल क्यों नहीं जाते, वो सवाल ही कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने कहा आई बिलीव इन दिस दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो उसने कहा कि भाई मेरी थ्योरी तभी पढ़ो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। यदि नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो तो वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, आई डोंट केयर अबाउट यू एंड यू डोंट केयर अबाउट मी। सिंपल। क्लियर है? यस सर। हाँ निराज, अब तुमने एक बात बोली कि उसकी थ्योरी फोटॉन्स के ऊपर बेस्ड थी। हाँ, उसके थ्योरी के कुछ एक्सप्लेनेशन फोटॉन्स से आते हैं जो अपन जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वो कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे तब उससे पहले पढ़ेंगे। पर उसकी थ्योरी का जो बेसिक काम है वो काम रदरफोर्ड ने किया था, उसने केवल स्मार्टली यूज किया है। क्लियर है? आगे दूसरा पॉइंट, दूसरा पोस्टुलेट, द एंगुलर मोमेंटम of electron in stationary orbit
is an integral multiple of h अपॉन 2 पाई। तो उसने क्या बोला कि भाई जो MVR होगा वो NH अपॉन 2 पाई, वेयर N इज इंटीजर वैल्यू, और ये इंटीजर वैल्यू जो हुई वो आखिरी में जाके ऑर्बिट नंबर हो गया। मतलब यदि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है तो h अपॉन 2 पाई, यदि सेकेंड ऑर्बिट के अंदर है तो 2h अपॉन 2 पाई, यदि थर्ड ऑर्बिट के अंदर है तो 3h अपॉन 2 पाई, वैसा चलेगा। ठीक है। और h अपॉन 2 पाई को बाद में इन लोगों ने वो एक और नाम दे दिया। बिल्कुल, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है। सर फोटॉन का काम तो प्लैंक ने भी किया था ना? बिल्कुल, फोटॉन, देखो फोटॉन की थ्योरी से पहले आई थी। फोटॉन की थ्योरी जो थी वो पहले आई थी एस बोर्ड मॉडल से, पर जो प्रिंसिपल है, जो कंसेप्ट बिहाइंड द मॉडल है, वो कंसेप्ट बिहाइंड द मॉडल रदरफोर्ड का था। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने 2-3 थ्योरी से अपने अपने काम की चीजें उठाई और उसने एक अपनी थ्योरी मर्ज करके दे दी बिना एक्सपेरिमेंट्स के। हाँ, उससे उसके बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ प्रूव हुआ, अच्छी बात थी। अरे हम पढ़ते हैं फोटॉन की थ्योरी, आगे आएगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अगला टॉपिक वही सर मतलब वो ऑर्बिट्स के, सर ऑर्बिट्स का फिक्स है ना एंगुलर मोमेंटम? बिल्कुल, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.626 जूल सेकेंड। सर इसका ड्रॉबैक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही है ना? इसका ड्रॉबैक 2 है। इसका ड्रॉबैक है सुमेर, जिसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो ड्रॉबैक तक पहुंचे। ओके सुमेर, तुम्हें ड्रॉबैक मिल गया? हाँ सर। मुबारक। आगे देखिए, इसके बाद ये 2 ड्रॉबैक थे। नहीं ऑफेंड हो गया? अरे नहीं, वो ऑफेंड नहीं होता यार, अभी तो उसको ऑफेंड करने के लिए उसको क्लास में बुला के बेइज्जती करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, आगे समझिए। द इलेक्ट्रॉन्स in lower orbits can absorb energy and go in higher orbits and go in higher orbits, and similarly electrons in higher orbits can emit energy and go in lower orbits, और वो जो एनर्जी था वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो गया। ये 3 बेसिक पोस्टुलेट्स थे, जो बेसिक पोस्टुलेट उसने दिए, बोर ने दिए। फिर बोर के जो ऑर्बिट्स थे उनको अपन ने नाम दिया, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स थे उनको अपन ने नाम दिया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, KLMNO। ये बोर्स ऑर्बिट का नोटेशन था। ठीक है, आगे एक और जरूरी सूचना, दिस मॉडल is applicable for hydrogen or unielectronic species only. ये है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। आगे पहले पढ़ते हैं इसको, आगे समझिए। उसने क्या बोला, वार्निंग वार्निंग वार्निंग, यस, यह समझिए।
आप लोगों का सर्कुलर मोशन हो गया है क्या सबका? हो गया सर। यश, उसने अज्यूम करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, उसने अज्यूम कर लिया। हम लोग तो मासूम लोग हैं, हमको मानना पड़ता है। हमने अज्यूम नहीं किया। मतलब पोस्टुलेट इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है कि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैं पहले समझा रहा हूँ, पहले सुन ले। प्रणाम। यश, समझ में आ गया? हाँ, इधर समझो भाई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r। अब यदि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r और सेंट्रीपिटल फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या है? वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कूलम्ब्स लॉ से आती है। जो किससे आती है? जो कूलम्ब्स लॉ से आती है। और ये आता है kq1q2/r²। इस केस के अंदर Q1 है चार्ज ऑन न्यूक्लियस और Q2 है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल्स टू K इंटू न्यूक्लियस पे चार्ज Z इंटू E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय r²। F equals to kZe²/r², where K is 1/4πε0 or 9 into 10⁻⁹। ठीक है, अब जरा समझिए। हमारे पास दो रिलेशन आ गए। यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के कारण जो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और जो फोर्स ऊपर की ऐसे बाहर की तरफ लगेगी, दोनों बराबर होंगी। मतलब kZe²/r² मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। ये r से r कैंसिल, तो mv² या v² सीधा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि v² इक्वल्स टू kZe²/rm। ये लिख सकते हैं। किसी को यहां तक डाउट है तो बताइए प्लीज। वेटिंग। तो आपने E की जगह पे E² क्यों लिया? दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था नहीं, एक ही और एक ही। एक जो न्यूक्लियस पे चार्ज है और एक जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। मानस क्लियर है? यस सर। आगे देखिए। अब मेरे पास एक और वेलोसिटी के लिए, भाई मेरे पास क्या था? मेरे पास था बोर भाई का पोस्टुलेट। उन्होंने क्या बोला था कि mvr इक्वल्स टू nh/2π। पहले कहाँ रुकना है? सर वो प्रीवियस का पेज बताओ। क्या बताऊं प्लीज? मतलब दिखाओ बस। दिखा दिया। इसके पहले का देखना चालू हो गया। ये तो सर्कल वाला है ना, इसके पहले का हाँ, तो उससे पीछे का क्या दिखाऊं? स्लाइड, इसके पीछे की स्लाइड दिखाओ। ये वाली? हाँ तू कॉपी कर रहा है क्या? कॉपी करने के लिए फोटो भेजता हूँ ना यार। सर, बस यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज प्राप्त है हो गया। यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। निलय क्या कह रहा है? बोल भाई।
हाँ, ये फिजिक्स का ही काम है, केमिस्ट्री का कुछ नहीं है। केमिस्ट्री तो केवल टाइम पास वाले लोग हैं। केमिस्ट्री मतलब हाँ। आगे यार, बोर मॉडल ने पहली बार कुछ एक्सप्लेन किया, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। और बोर्स मॉडल ने पहली बार बताया कि ऐसा होता है, एनर्जी डेटा दिया और जो एनर्जी डेटा वैलिडेटेड था, इसलिए हमने बोर को बहुत सम्मान दिया है। नील्स बोर को नोबेल प्राइज भी है ना, और सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने कुछ डिस्कवर करके बता दिया। अरे तो फॉर्मूला डिराइव किया भाई उसने। चलिए खैर, ये वेलोसिटी आ गई। अब एक और फॉर्मूला, एक था mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। इससे क्या निकल के आ जाएगा? इससे निकल के आ जाएगा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू velocity equals to nh upon 2 pi mr। और यदि आप वेलोसिटी का स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 pi mr। एक वेलोसिटी स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ गया, एक वेलोसिटी स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ गया। दोनों को एक दूसरे के बराबर कर लो क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही होगी। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 pi mr मस्ट बी इक्वल टू kze स्क्वायर बाय rm। सर आपने गलत स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, सॉरी 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 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर अभी ठीक है। हाँ सर। I get emotional sometimes। equals to kze स्क्वायर बाय rm। भाई kze स्क्वायर बाय rm है, m से m काट दिया, r से r काट दिया, मेरे पास आ गया रेडियस इक्वल्स टू n स्क्वायर, नहीं n स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, समझिए, h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 pi square mass of electron into k into e square into n square by z। ये बचेगा भाई 4 pi square m r, मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ले गया हूँ, k z e स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को छोड़कर ये बाकी सब वैल्यूज कांस्टेंट है, तो जब अपन ने इस पूरे कांस्टेंट को सॉल्व किया तो रेडियस की वैल्यू आ गई 0.529 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर इंटू 10 स्क्वायर बाय z। ये मीटर का है, तो या इस मीटर को बाहर निकाल लो बिना दिमाग लगाए, इंटू m, ये मीटर में आ गया। तो अब नैनोमीटर के अंदर बात करेंगे या एंगस्ट्रॉम में, तो 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, वेयर z इज एटॉमिक नंबर। ये रेडियस सर का फॉर्मूला। एंगस्ट्रॉम 10 to -10 है ना मीटर। बिल्कुल, तो 10 टू पावर -10 हटा दी ना अपन ने यहाँ से। सर आप वो फर्मी में भी कर सकते हैं। और वो 15 में चला जाएगा, फिर क्या मतलब बनता है? आगे की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी ना। क्लियर है? सर हाँ आपने पिछले लेक्चर में वो Rn इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3 बोला था, तो उसमें आपने वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बोली थी। बिल्कुल, मैं नहीं बोल रही थी, मुझे बोलना पसंद भी नहीं है। कहीं कहीं पर 1.2 FM लिखी होती है, कहीं कहीं पर 1.3 FM 1.33 FM लिखी होती है, तो इसलिए हम बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से अलग अलग है। तो है ना, उससे बचने के लिए उसको बोलो ही मत। क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होगी तो फिर देखेंगे वक्त आएगा जब। ठीक है।
आगे देखिए, अब आपके पास ये रेडियस की वैल्यू आ गई, तो इस रेडियस की वैल्यू से अपन लोग बोर्स ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन कर सकते हैं सरल सा कि फाइंड आउट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, बस 2 कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, वैल्यूज पुट करते जाओ। तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाय 1, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये फर्स्ट के लिए आ जाएगी। सेकंड के लिए आ जाएगी 0.529 इंटू 4, एंड थर्ड के लिए आ जाएगी 0.529 इंटू 9। ये सब वैल्यूज एंगस्ट्रॉम में है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। नहीं है, ठीक है। यदि मैं हीलियम के लिए बात करूंगा तो बस अब Z की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 0.5। सर मतलब एनायन और कैटायन में कुछ फर्क नहीं पड़ता जेड में? नहीं, Z में कोई फर्क नहीं पड़ता, Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना। हाँ मतलब सारे बोज रेडियस एनायन और कैटायन ऑफ सेम एटम के लिए सेम ही रहेगा ना? अरे अनायन बनाएगा ही नहीं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अनायन कैसे बनाएगा? नहीं मतलब मैं जनरल बोल रहा हूँ कोई भी एलिमेंट के लिए। अरे तो सोच रहा, जनरली भी तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अनायन कैसे बना सकता है? बता, एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम केस में हाइड्रोजन में होगा न्यूट्रल। भाई यदि नेगेटिव बनाना है तो मतलब बेसिकली तेरे को न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं चाहिए, तब तो मॉडल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझा? हाँ सर। तो ये हो गया। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2, यानी कि 0.529 इंटू 2, और थर्ड के लिए हो जाएगा 0.529 इंटू 9/2 एंगस्ट्रॉम। आंसर। आर वी क्लियर? Yes, sir. आगे रेडियस आ गई। अब मेरे पास क्या आया था, NH/2 इक्वल्स टू MV/r आया था, और ये हो गया वेलोसिटी इक्वल्स टू NH/2 mr आ गया। अब यदि मैं r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू NH/2 m इंटू रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, h²। ये मैं जरा पूरा सब्स्टिट्यूट करने की इच्छा रखता हूँ ना। तो ये हो जाएगा 2NH/2 और m रेडियस का फॉर्मूला h² n² डिवाइडेड बाय 4π² m k e² z। ऊपर ले गए तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, पहले जो ये काट दिया तो ये 2π बचेगा, ये कट गया, मास से ये वाला मास कट गया। आपके पास वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई 2π k z e। अरे यार, टू पाई के जेड, या जेड से पहले e² लिखना चाहिए मुझे, के e² डिवाइडेड बाय, ये सब कुछ कट गया, यहाँ से ये h से ये h कट गया, ये n से ये वाला n कट गया, तो बाय n h और यहाँ पे z
तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एच इंटू जेड बाय एन। अब ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, यदि इसको अपन सॉल्व करें तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। जैसे आपको रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, वैसे ही आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद रखना है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। देखिए प्लीज ये एक बार डेरिवेशन आप खुद से नोट्स में लिखेंगे हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है, क्योंकि वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ऐसा लगता है बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला आ रहा है। मेरे को ये बड़े वाले फॉर्मूला में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। आगे वेलोसिटी आ गई, ये आ गया। अब एक निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इन 1 सेकेंड, ये कितना होगा बताइए भाई। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड क्या होगा? ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड फॉर 1 रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। तो वेलोसिटी इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? अब आप चाहें तो इसका पूरा फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए निकाल के देख लेते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड को, और इसी चीज को अपन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी कितना आया था भाई? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था, ये रहा 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एच, 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एच इंटू जेड बाय एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है? आर का फॉर्मूला बहुत ही बड़ा है, 2 पाई आर, और आर का है एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर। ये है रेडियस का फॉर्मूला। काटना चालू करो। तो ये 2 पाई से ये वाला कट जाएगा 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, पूरा इसको सॉल्व कर लोगे तो 4 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू पावर 4 के स्क्वायर बाय एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। यार रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पर क्या होता है ना, कभी कभी आना चाहिए आपको, वैसा है, रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ये रिलेशन काम का है। आर वी क्लियर? देखिए ये डेरिवेशन आपको आने चाहिए, अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है ना यार, हमको सब चीजें याद नहीं आ रही होती, जब चीजें याद नहीं आ रही तो फिर हम फंस जाते हैं। इसलिए बाकी यदि आप यदि सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व कर, यदि मान लो वेरिएबल टर्म्स में क्वेश्चन आ गया कि भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव, या मुझे नहीं मालूम है कांस्टेंट पार्ट की वैल्यू कितनी है, मेरे को भी याद नहीं है, जो याद थी वो लिख देता हूँ क्योंकि कभी निकालनी पड़ी नहीं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी
मान लो इस टर्म्स के अंदर ऑप्शन आ गया, तो आपको निकालना तो आना चाहिए, क्योंकि याद तो आपको वैसे भी नहीं रहेगा। यदि मेरे को केवल न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो फिर मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, तब मैं कहूंगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 2.188 into 10 raised to power 6 into z by n divided by 2 pi r, 2 into pi into r, 0.529 into n square by z। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, ये तो सॉल्व कर लो जो भी कुछ बनता है इससे, तो ये बन जाएगा 2.188 डिवाइडेड बाय 0.53 into 2, 1.06 pi into 10 raised to power 6 into z square by n cube। मैं इसको सीधा ऐसे सॉल्व करूंगा यदि वैल्यू वाइज डेटा वाइज सॉल्व करना हो तो। पर यदि मान लो क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन दिया है कि भाई फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, तो फिर आप फंस जाते हो। और ऐसा एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है एडवांस ने, जब उसने पोटेंशियल एनर्जी के लिए वेरिएबल डेटा दिया था, ये वाला मतलब ऐसा एनर्जी वाला पूरा न्यूमेरिकल डेटा नहीं दिया था, तो फिर हम फंस गए थे। इसलिए डिराइव करवाते हैं, आपको डिराइव करना आना चाहिए। क्लियर है? सर एक बार वो मतलब जो लिखा था आपने न्यूमेरिकल्स वो दिखाओ ना सर। ये ना न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ अभी तो। ये क्लियर है? इसके बाद अगला एक होता है, ये तो होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अब टाइम टेकर फॉर वन रेवोल्यूशन, फॉर वन रेवोल्यूशन, इसका रेसिप्रोकल ही होगा ना? बिल्कुल टाइम पीरियड, और ये हो जाएगा 1 बाय फ्रीक्वेंसी। अब जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो निकाल लेना, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। आर वी क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़े, या आज के लिए बहुत डेरिवेशन हो गया? नहीं सर बढ़ते आगे। सर हाँ बोल ना। सर मतलब नील्स बोर ने ये रदरफोर्ड के मॉडल को करेक्ट करने के लिए सिर्फ मैक्सवेल का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको हटाने के लिए बस 2-3 पोस्टुलेट दे दिए और ये वैल्यूज बिल्कुल। कैलकुलेट की बस, और जो वैल्यूज आई ना वो वैल्यूज मैच करी कि जो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व की थी ना उससे मैच कर गई। रदरफोर्ड मतलब के इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस है। क्या? मतलब वैल्यूज मैच करी इसीलिए सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल इसीलिए सिग्निफिकेंस है। रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स के जो वो है, मतलब जो प्रूफ है, जैसे एक जो एंगुलर मोमेंटम वाले का प्रूफ है या स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाले का जो प्रूफ है, वो प्रूफ दिया उसने क्या नाम था, डी ब्रॉगली ने। ठीक है, तो इसीलिए वो सब प्रूफ आते रहते हैं, वो प्रूफ देना इसका काम नहीं है, उसने तो बोल दिया। अब बाकी और जनता क्या करेगी वो उनका प्रॉब्लम है। वो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आप मेरे हिसाब से रेडियस सर निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो आपको निकालना है वो निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आती है एनर्जी। सर बोलो ना। सर वो कांस्टेंट के अंदर जो जो एलिमेंट्स है उनकी सब प्रोपोर्शनैलिटी भी कभी कभी पूछेंगे क्या? यार पूछ सकते हैं, कोई गर्भिमान नहीं होता है इनका। देख जेई का पेपर बनाना है, कोई ऐसा नहीं है कि ना जो वैल्यू जो क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है वही पूछे हर बार। उनको क्वेश्चन टफ बनाना है जिससे कि आपसे बने नहीं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं जो उनका मन करे। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। या टाइम क्या भाई ये बताओगे प्लीज? 10-12 मिनट है ना डिराइव करने के लिए? सर 12 मिनट है। बहुत है, 12 मिनट में डिराइव कर दूंगा। समझिए, कभी भी किसी भी जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जरा समझिए, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो तो हाफ mv² है, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो मैंने आपको जब मैं रदरफोर्ड का मॉडल बता रहा तब भी बताई थी। वो कितनी होगी? वो होगी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -kZe²/r। क्लियर है भाई? -kZe²/r ये होगी। ये क्यों होगी पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है k Q1 Q2/r। अब Q1 क्या है? Q1 है Z इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो माइनस हो जाएगा, यदि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नहीं, वो फोर्स का था, फोर्स में r² था। एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है -F.dr। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -F.dr। ठीक है, अब आगे देखिए, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई -kZe²/r। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। हाँ बिल्कुल, इन्फिनिटी पे 0 मानते हैं, इसलिए वो नेगेटिव। आगे समझिए, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई -kZe²/r प्लस ½ mv², ये टोटल एनर्जी। अब थोड़ी देर पहले ना हमने एक रिलेशन लिखा था, वापस लेके आता हूँ उसको आपको। ये देखिए, mv² इक्वल्स टू kZe²/r। इससे क्या आया था? mv² इक्वल्स टू kZe²/r। तो हाफ mv² किसके बराबर हो जाएगा? भाई mv² इक्वल्स टू kZe²/r, तो हाफ mv² किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 kZe²/r के बराबर हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -kZe²/r प्लस ½ kZe²/r। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -kZe²/2r। ये आ जाएगी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी इतनी आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? kZe²/r। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? kZe²/r माइनस का, मतलब टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन भी याद रखना है। अब आपको सिर्फ R और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जो टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? जरा देखिए, kZe²/2r मतलब -1/2 ke² इंटू Z/r। अब रेडियस का रिलेशन क्या था? ये था h²/4π² ZE² mk इंटू n²। पूरा सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -2π Z 2π e⁴ m k² h² इंटू
z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये आ जाएगी। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू यदि मैं एनर्जी ऐसा यूनिट्स में निकाल लूंगा तो ये आएगी -21.8 इंटू 10⁻⁻19 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल। ठीक है, आगे अब यदि इसी वैल्यू को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट कर दोगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये किसकी एनर्जी आई? टोटल एनर्जी की। मतलब यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो ये हो जाएगा -27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यदि आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? हाँ सर। बोर हो गए? कोई बात नहीं, बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब फाइंड आउट एनर्जी इन 1 to 7 बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो -13.6 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 है, एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड में -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, तो -13.6 बाय 4 मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड के लिए -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर मतलब -13.6 बाय 9 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ में -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर मतलब -13.6 बाय 16, ये वैल्यू आ जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ के लिए -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 25, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको भी याद? हाँ बोल भाई। सर स्क्रीन अटक गई है आपकी। तू अटक भाई, सबको अटकी है कि केवल सुमित को अटकी है? प्लीज बताइए। नहीं सर, एकदम लाइव चालू है, कुछ अटकी नहीं है। सर आप 6 पे है ना? हाँ 6 पे हूँ फिर मैं बाय 36, तो ये हो जाएगा 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेवंथ की हो जाएगी -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर मतलब 49, तो -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये वैल्यू मेरे को भी याद है और आपको भी याद ही करनी है। मतलब याद करने से मतलब है यार, यदि का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट बनना चाहिए, ऐसा दिमाग नहीं सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे, इतनी मेहनत नहीं करनी है, सीधा चिपकाओ। सर लेकिन है ही कितना सर, 1 मिनट का काम है। तो बस 1 मिनट का काम है, तो मेरे को याद है, तो मेरे को 1 सेकंड लगा। बाकी तेरी इच्छा है तो सॉल्व कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट माइंड दैट। मैं तेरे को क्वेश्चन तेज करने के तरीके बता सकता हूँ। आगे ये तो हुआ एनर्जी। अब सेम है, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखो सेकेंड बोर्स ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आई थी? टोटल एनर्जी आई थी -13.6 बाय 4 यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है?
यस सर। बोर खत्म हो गया? अरे नहीं, बोर्ड चल रहा है यार, ये बोर्ड 2 दिन और चलेगा भाई। आगे अगला है फाइंड आउट total energy, potential energy and kinetic energy for electron in second orbit of helium plus and carbon plus 5. कार्बन प्लस 5 एग्जिस्ट भी? अरे तेरे को क्या मतलब, इससे एग्जिस्ट कराना ही नहीं है अपने को, तो ये दे रखा है कि अपन ने एग्जिस्ट करा लिया, बहुत एनर्जी सप्लाई की, करवा लिया एग्जिस्ट। अब बताओ जब अपन किसी चीज को एग्जिस्ट कराने पे आता है, अब कुछ भी एग्जिस्ट करा सकते हैं। बताइए क्या है? Bohr was so much fun. सर अगर याद कर लिए सर वो, मतलब पहले 7 जो आपने बोले थे, तो वो एग्जाम तक याद भी रहेंगे क्या? यार देख यदि यार क्या होता है ना यार, कई बार है ना, जो एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग मैटर नहीं करती है, ये मैटर करता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। तो है ना, अभी मान लो यार, जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अपन लोगों ने क्वेश्चन किए, आपने गैसियस स्टेट पढ़ ली। अब यदि आपको ये पता है कि 0.0821 इंटू 273 ये कितना आता है बताओ? 22.4। अब ये तो उसको 22.4 है, तेरी कैलकुलेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी ना मानस। ये तो उसको हर बार सॉल्व करेगा तो कितना इरिटेटिंग रहेगा ये। जस्ट बिकॉज दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू बहुत कॉमनली आती है, इसलिए अपन याद कर लेते हैं। भाई मैं 0.0821 इंटू 300 याद करेगा 24.63। तो मुझे मैं तो इसकी बात कर रहा, मैं तो क्वालिटी के रूट तक याद कर लेता हूँ जो कॉमन क्वालिटी का आती है। क्यों? क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं ये वाला सवाल तो बहुत जल्दी कर लूंगा। पेपर में बहुत कुछ मैटर करता है, पूरी प्लानिंग के साथ पेपर देना होता है कि ना मुझे क्या आता है, मैं किन में कॉन्फिडेंट हूँ, और मुझे कितनी तेज क्या चीज निकालनी है। क्या होगा ना कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बच्चा पेपर में हर टॉपिक पे उतना ही कॉन्फिडेंट होता है, रैंक 1 भी नहीं होता है। तो उसको क्या होता है ना, वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस कैरी करना होता है कि अच्छा, सिंस आई नो दिस, आई विल बी वेरी फास्ट इन दिस। तो वो क्वेश्चन देखते हैं ना, ओके दिस इज अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स नाउ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मिनट्स। वो जो आपको 3 मिनट या 4 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है ना, आप उस 3 या 4 मिनट के क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन को चाहते हो कि वो 10 सेकंड हो जाए। है कोई बात नहीं। हाँ, तो प्लीज इसकी एनर्जी की वैल्यूज निकालिए और मुझे कल बता दीजिएगा।
सर बोलो। सर एन अवस्थी थोड़ी थोड़ी सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे अभी। टाइम आएगा, आप चिंता नहीं करें। सर अभी गैस स्टेट पे करना है ना? बिल्कुल अभी गैस स्टेट करना है। लगाएंगे यार डिस्कस।